मनमोहन कामा जी, मनमोहन कामा जी, अभी चुनाव बीता है। उपचुनाव में आपने भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आपने लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली रिजल्ट से और रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात करें, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव में जनता का जो जनादेश मिला उसका सम्मान करते हैं और माननीय विधायक संजीव शर्मा जी को बधाई भी देते हैं और बधाई के साथ साथ उन्हें 1 महीने का समय सीमा देते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 महीने में 2 साल में मैं 5 साल का कार्य करूंगा, तो 1 महीना का उन्हें समय दिया है स्वागत करने का, उछलने कूदने का, और 1 महीने बाद उनसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद सवाल करेगी कि जनता का कौन सा काम आपने किया और कौन सा रह रहा है वो याद दिलाने का काम हम करेंगे। इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा हर पार्टी का दिया गया था, लाइन पात क्षेत्र का विकास। पहली बात तो ये कि लाइन पात क्षेत्र सिर्फ वादों में रहा है, जुमलों में रहा है, काम कुछ नहीं हुआ, तो विकास नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन? मैं सबसे पहले तो जिम्मेदार मानता हूँ वहाँ के मतदाताओं को कि बार बार भाजपा को मौका देना, मेयर भाजपा का, पार्षद भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की, हॉट सिटी के नाम से मशहूर गाजियाबाद, लेकिन विजयनगर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ऐसा लगता है कि 75 सालों में अब तक आज़ादी नहीं हुआ, किसी न किसी की गुलामी में जी रहा है। और ये जिम्मेदारी अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है बद से बदतर, तो ये भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा सरकार का फेलुअर है। जैसा कि बात करें, वोटिंग हुई 33% और मतों से जीत रहे हैं 2 लाख वोटिंग दिखाई जाए। क्या लगता है 33% वोटिंग में 2 लाख मत हो सकते हैं? नहीं, टोटल वोट तो 1,51,000 रहा है। टोटल वोट 1,51,000 में आप ये मान लें कि ठीक है, वोट ऑफ परसेंटेज। अब देखिए, हम ईवीएम पे हम कभी ठिकरा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने का मतलब है कि लोकतंत्र पे उंगली उठाना। जी हाँ, हम अपनी रखवाली हम खुद ना कर पाए, अपने घर का दरवाज़ा खोल के चले जाए और चोर लेके माल चला गया, तो पुलिस को जिम्मेदार तो हम ठहराने से रहे। वही हालात रही है गाजियाबाद की। जहाँ तक और प्रत्याशियों की बात कर ले, अदर पार्टी की, बड़े शर्म की बात है, उंगली तो बड़ी आसानी से उठाते हो आप, लेकिन क्या आपका पोलिंग एजेंट था किसी बूथ पे? आप किस पार्टी पर कहना चाहिए? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, असपा हो, या क्या कहते हैं इनको, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब के सब सिर्फ भाजपा की बी टीम बन करके पूरे चुनाव में काम किया। अगर भाजपा से कोई फाइट कर रहा था तो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और जनता ने पूरा साथ देने का काम किया। कामा जी, आपका एक बहुत बड़ा आरोप है ये कि किसी भी पार्टी का पोलिंग एजेंट बूथ पे नहीं था, क्या ये सही बात है? डाटा है, चुनाव आयोग का डाटा है कि 240 बूथ सिर्फ एक एजेंट, किसका? वो भी भाजपा का। 40 बूथ शून्य एजेंट, जहाँ कोई एजेंट नहीं। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारे भी एजेंट नहीं थे, हमारा तो एक भी एजेंट नहीं था, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारा प्रत्याशी गरीब था। आपको पता है कि हम चंदा करके उसको चुनाव लड़ाने का काम किए, लेकिन जितना हम लोग मेहनत किए उतना जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम। हम खामखा में आरोप नहीं लगाएंगे। अभी आपने सुना होगा कि एक अपने प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ईवीएम में हैक किया गया, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, धांधली हुई है। इसके बाद आपका व्यक्तिगत क्या विचार है? 5वें नंबर की प्रत्याशी का बात करना है, जब जनता ही नकार दे तो आप सिस्टम को बार बार उंगली उठाना, चुनाव आयोग पे उंगली उठाने का मतलब है कि मैं समझता हूँ लोकतंत्र पे उंगली उठाना। चलिए, तो चुनाव से लगी बात थी, पर बात करें सिंबल हिंसा की, तो क्या ये हिंसा को भड़काया गया है या हिंसा के मूड में ही पहले ही समझ बैठा था? ये हिंसा कोई हिंदू और मुस्लिम का तो नहीं था। माननीय न्यायालय में याचिका दायर होता है, इतनी जल्दी होती है, जज महोदय को स्वीकार करते हैं, और इतनी जल्दी होती है कि तत्काल सर्वे का आदेश भी दे देते हैं। अरे साहब, इतना तो हम और आप जानते हो कि अगर हमने आपके खिलाफ कोई पिटीशन दिया है तो जांच होगी, आपको बुलाया जाएगा। तो अरे भैया, शाही जामा मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग थे उनको बुलाना था, चलो वो भी आपने नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब, पहला सर्वे बिल्कुल पीसफुली होता है, दूसरा सर्वे में क्या ऐसा होता है कि बवाल होता है, जांच की विषय है, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी जांच में अधिकारी नियुक्त किए गए या वकील नियुक्त किए गए, वो संवैधानिक पद पे, ना वो अल्लाह अकबर का नारा लगा सकते हैं वहाँ पे, ना जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं।
तो उस भीड़ में कौन वो लोग थे जो जय श्री राम का नारा लगा करके माहौल को उद्वेलित करने का काम किया? संबल हिंसा वाली जहाँ तक बात है, 6:30 बजे मैं वहाँ पे जाऊँ मस्जिद पे, दोनों टीम मिलके सर्वे करने के लिए मस्जिद के अंदर गई और 6:30 बजे में 10 मिनट के अंदर अचानक हज़ारों की या सैकड़ों की जो भी भीड़ है वो आई है और अब जो भी नारा लगाया, जिस पक्ष के लगाया, नारेबाजी हुई है। नारेबाजी के बाद आपस में पत्थरबाजी शुरू हुई है, फिर सर्वे टीम के ऊपर या पुलिस के ऊपर। आप डायरेक्ट पत्थरबाजी नहीं कर सकते। क्या ये देश लोकतांत्रिक है? जी हाँ, संविधान से चलेगा ये देश? संविधान चलेगा। जब छात्र आंदोलन करता है कानपुर इलाहाबाद में, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करती है, याद होगा आपको। लाठीचार्ज के बाद वो छात्र क्या करता है? पत्थर फेंकता है। तो उन छात्रों पे गोली क्यों नहीं चली? और यहाँ अगर पत्थर चला तो पत्थर चलने से पहले पुलिस की लाठी चली थी या नहीं चली थी, ये आप बताएं। और जब लाठी चली और उसने पत्थर चला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली मारोगे। अच्छा। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे भक्षक तो नहीं हो। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या पत्थरबाजी उत्तर प्रदेश में या शासन प्रशासन पे होना सही है या गलत है? बिल्कुल हम पत्थरबाजों का समर्थक नहीं है, लेकिन प्रशासन की जो दोहरी नीति रही, क्या उस पत्थरबाज पे इसलिए गोली नहीं चली क्योंकि वो छात्र था, और इस पत्थरबाज पे इसलिए गोली चली कि वो मुसलमान था? और अगर मुसलमान होकर के सोच करके अगर गोली चलाई गई है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि वो मुसलमान इस हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। क्योंकि प्रशासन ये भी तो कह रहा है कि पुलिस प्रशासन पढ़े लिखे जाहिलों से पत्थर खाने थोड़ी आएगी। जाहिल क्यों है वो? किसने रखा उसे जाहिल? किसकी जिम्मेदारी है ये? सिर्फ बात करोगे कि एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगा और तुम मदरसे को बंद कराओगे। जब बात होगी शिक्षा की, तुम शिक्षा नहीं दोगे। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी कोई चीज है तो वो शिक्षा है। गरीब के बच्चे, अपने गरीब अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? मैं उस विष्णु से कहना चाहता हूँ जो पेटिशन में पेटिशन डालता है, अरे पेटिशन डालना है तो हिंदुस्तान के हक में डाल। महंगी शिक्षा क्यों इस पे डाल पेटिशन? महंगाई क्यों इस पे डाल पेटिशन? शिक्षा का पूर्णतया व्यवसायीकरण हो गया है। बिल्कुल। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी जितनी हमारी ताकत है, मैं समझता हूँ अगर आप मेरे नेता को गौर से समझेंगे, क्योंकि हैदराबाद में ही ताकत है हमारे पास। गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा, कोई सरकार से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री स्वास्थ्य देते हैं, और मैं समझता हूँ कि हर विधायक की जिम्मेदारी बनती है। और हिंदुस्तान में एक अकेला विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अपने फंड से, अपने पॉकेट से पर मंथ 50 लाख रुपए तो टीचर को सैलरी देने का काम करता है। 7 करोड़ रुपए का पर ईयर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम भी कहीं कहीं गुमराह हो जाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कोई बरगलाने आ जाता है संविधान के नाम पे। तो ये सोच, वोट का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, बाबा साहब ने जो दिया है, ये आपका अपना स्व अधिकार है। लेकिन कहीं बिरयानी पे बिक जाते हो आप, कहीं क्वार्टर पे बिक जाते हो, प्रलोभन पे खत्म हो जाते हो, तब फिर उम्मीद करते हो कि नेता ही हमारे लिए लड़ते रहे। तो भैया तुम्हारा भला तो भगवान ही करे। इस हिंसा का जिम्मेदार किसको मानते? प्रशासन। संबल हिंसा के बारे में अब कुछ खुल के आ रही है, अकबरनामा में ये दिया गया, वो दिया गया, जो भी मसला है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जो हिंसा हो गई वो तो हो गई, प्रशासन अपना काम कर रहा है। देश हमारा आज़ाद हुआ किससे हुआ?